हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, दिस इज मंजीत एंड आज के वीडियो में जैसा कि हम लोग ने प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग स्टार्ट किया था, तो उसके पहले टॉपिक जो कि हमारा स्त्री शारीर विज्ञान है, उसका ये 5वां वीडियो होने वाला है, जिसमें हम अकॉर्डिंग टू द एनसीआईएम सिलेबस आज हम बात करेंगे अबाउट आर्तवह स्रोतस और स्तनवह स्रोतस, साथ ही साथ स्त्री श्रोणी के बारे में बात करेंगे, दैट इज फीमेल पेल्विस के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। वहीं पे फीमेल पेल्विस के टाइप्स, उसके डायमीटर और ऑब्स्टेट्रिक सिग्निफिकेंस के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि श्रोणी के बारे में क्या बताया गया है। तो बेसिकली बोला गया है कि स्त्री पुरुष शरीर में भिन्नता दिखने लगती है, वह श्रोणी के भागों के परिणामों में और आकारों में ही दिखाई देती है। ठीक है, जब हम लोग स्त्री और पुरुष के शरीर को देखते हैं तो बाहर से क्या होता है, दोनों में भिन्नता दिखाई देती है। और ये जो भिन्नता रहती है वो बेसिकली कहाँ पे देखने को मिलते हैं, तो श्रोणी भाग के परिणामों में देखने को मिलती है। मतलब कि जो श्रोणी भाग रहता है वो स्त्री और पुरुष में, पेल्विक जो रीजन होता है वो स्त्री और पुरुष में थोड़ा अलग दिखता है। उनके आकार में क्या होता है, डिफरेंस देखने को मिलता है। बोला गया है कि स्त्री की नैसर्गिक प्रक्रिया प्रसव के लिए और सुगम प्रसूति के लिए स्त्री श्रोणी का आकार विशेष महत्व का होता है। अब हम लोग श्रोणी के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं स्त्री के, तो बेसिकली हमको पता है कि स्त्री जो होती है गर्भ का धारण करती है। तो गर्भ का धारण करने के बाद जब उसका प्रसव होने वाला रहता है, जब उसका प्रसूति होने वाला रहता है, तो मतलब कि अच्छे से पाश्चुरेशन हो सके, अच्छे से वहां पे प्रसव हो सके, उसके लिए स्त्री श्रोणी का आकार और उसके प्रमाण का ज्ञान होना बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाता है। अब बात करते हैं स्त्री श्रोणी के बारे में। तो क्या बोला गया है कि पूर्व भागो गुरु पूषाम अधो भागस्तु योषिताम। मतलब क्या बोला गया है कि जो पुरुष होते हैं उनका ऊर्ध्व भाग और वहीं पे जो स्त्री होती है उसका अधो भाग क्या होता है, गुरु होता है। मतलब कि पुरुषों का जो चेस्ट रीजन होता है वो ज्यादा बड़ा होता है, वहीं पे जो स्त्रियां होती है उनका अधो भाग मतलब कि जो पेल्विक रीजन होता है वो गुरु यानी कि साइज में, आकार में बड़ा होता है। वहीं पे बोला गया है कि अपत्या नाम मूलम नार्यम परम निरूणाम। मतलब क्या बोला गया है कि अपत्य का प्राप्ति करने के कारण, अपत्य का प्राप्ति मतलब कि जो गर्भ है उसका धारण करने के कारण तथा जो बच्चा है उसको जन्म देने के कारण, अपत्य की प्राप्ति करने के कारण जो नारी होती है उसको पुरुषों से श्रेष्ठ बोला गया है। तो ये कभी भी एमसीक्यू पूछ सकता है कि नारी को पुरुषों से श्रेष्ठ क्यों माना गया है, तो वही बोला गया है कि अपत्या नाम मूलम नार्यम। मतलब कि अपत्य की प्राप्ति की दृष्टि से ही क्या बोला गया है कि नारी जो होती है वो पुरुषों से श्रेष्ठ होती है। तो यहाँ तक हम लोग ने श्रोणी के बारे में देख लिया कि श्रोणी के महत्व का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है श्रोणी के बारे में पढ़ने का इन केस ऑफ द स्त्री। तो हमेशा याद रखने का कि जो स्त्री होती है वो प्रसव के लिए और उसके सुगम प्रसूति के लिए हमें जो स्त्री श्रोणी है उसका अच्छे से ज्ञान होना आवश्यक हो जाता है। बात करते हैं इसके बाद इसी में हमें पढ़ना है श्रोणी की अस्थियां के बारे में। तो श्रोणी की अस्थियों के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे बेसिकली जो चरक हैं उन्होंने 2 श्रोणी बताई है, 3 यहाँ पे अस्थियां बताई है, जिसमें से उन्होंने 2 श्रोणी फलक बोली है और 1 भगा अस्थि बोली है। ठीक है, तो चरक के अनुसार बेसिकली श्रोणी स्थान जो होती है 2 श्रोणी फलका अस्थि और 1 भगा अस्थि से मिलकर बनी होती है। मतलब कि उन्होंने 3 यहाँ पे बताए गए हैं। वहीं पे जब हम लोग सुश्रुत की बात करते हैं तो सुश्रुत ने इसको अलग प्रकार से बोला है। उन्होंने बोला है यहाँ पे 5 अस्थियां होती है। क्या बोला है, 5 अस्थियां होती है। तो ये दोनों आपको अच्छे से याद रखना है कि जो चरक है उन्होंने 3 अस्थियों का वर्णन किया है, जिसमें से 2 श्रोणी फलक हो जाते हैं और 1 भग अस्थि हो जाती है। वहीं पे जब हम सुश्रुत की बात करते हैं तो सुश्रुत ने बोला है श्रोण्या पंचम। मतलब कि श्रोणी में कितने 5 अस्थियां मिलती है, ऐसा सुश्रुत ने वर्णित किया है। उनके अनुसार क्या क्या आता है, तो तेसाम गुद भग नितंबेसु चत्वारी। उन्होंने बताया कि जो गुदा अस्थि है, भगा अस्थि है और त्रिका अस्थि है, इस तरह से एक एक ये होगा। साथ ही साथ त्रिक संस्कृत में एकम, मतलब कि उसके साथ साथ नितंबा अस्थि 2 होती है। तो इस तरह से टोटल कितने 5 अस्थियां यहाँ पे देखने को मिलती है। कौन कौन सी, गुदा अस्थि, भगा अस्थि और त्रिका अस्थि, ये तीनों एक एक हो गए। तो इस प्रकार से 3 अस्थियां ये हो गई। और दूसरा आता है नितंब अस्थि, पेल्विक बोन जो होते हैं, यहाँ पे बोला गया है इसकी संख्या ये 2 होती है। ये याद रखने का, गुदास्थि, भगास्थि, त्रिकास्थि एक एक हो गए और नितंब अस्थि जो होती है वो 2 होती है। इस प्रकार से टोटल 5 अस्थियां जो होती है श्रोणी में सुश्रुत में मिलता है इसका वर्णन। सुश्रुत शारीर स्थान 5वें अध्याय में मिलता है इसका वर्णन। ठीक है, तो श्रोणी की अस्थियों में चरक ने 3 अस्थियां बताई है और सुश्रुत ने 5 अस्थियां बताई हैं।
वहीं पे अगर हम लोग बात करते हैं श्रोणी की संधियों के बारे में, तो श्रोणी की संधियों में बेसिकली 3 संधियों का वर्णन यहाँ पे हमें प्राप्त होता है अकॉर्डिंग टू द सुश्रुत संहिता। तो क्या बोला गया है, त्रय कटी कपालेषु, मतलब कि जो कटी कपाल है, कटी कपाल मतलब कि कटी की जो अपस्थियां है उसके अंदर कितनी संधि होती है, त्रय, 3 संधियां यहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो कौन कौन सी संधियां है, तो गुद भग नितंबेषु सामुद्गाहा कटी कपालेषु तुन्य सेवने। क्या बोला गया है कि जो गुद और भंग और नितंब है, इन तीनों के बीच में कौन सी संधि मिलती है, हमें सामुद्ग संधि मिलती है, और जो कटी कपाल है उनमें तुन्न सेवनी संज्ञक संधियां होती है। तो इस प्रकार से जो तुन्न सेवनी है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तुन्न सेवनी भी कहते हैं। तो बेसिकली क्या बोला गया है कि यहाँ पे कितनी संधियां होती है, 3 संधियां होती है, गुद और भग और नितंब, इनमें क्या होता है, सामुद्ग मतलब 2 सामुद्ग संधि होती है, और एक कटी कपाल में कितनी, तुन्य सेवनी संधि होती है। इस प्रकार से टोटल 3 संधियों का वर्णन हमें यहाँ पे प्राप्त होता है। वहीं पे श्रोणी के परिमाण की बात करें, उसके आकार की बात करें, पुरुष में कितना आकार होता है, स्त्री में कितना आकार होता है, तो बोला गया है कि पुरुष उरह, क्या बोला गया है, पुरुष उरह प्रमाण विस्तीर्ण स्त्री श्रोणी है। मतलब कि पुरुष में जो उरह होता है, मतलब कि जो चेस्ट रीजन होता है उसका प्रमाण विस्तीर्ण होता है, बड़ा होता है, वहीं पे स्त्री में श्रोणी का प्रमाण विस्तीर्ण या फिर बड़ा होता है। क्या बोला गया, अष्टादश अंगुल विस्तारम उरम, मतलब कि जो उरह होता है, उरह मतलब क्या कि चेस्ट रीजन जो होता है वो कितना होता है, अष्टादश अंगुल, मतलब कि 18 अंगुल क्या होता है, उरह का प्रमाण होता है। तत् प्रमाण पुरुषस्य कटी, उतना ही प्रमाण पुरुषस्य के कटी का होता है। तो क्या बोला गया है कि स्त्री के जो उरु नहीं, यहाँ पे क्या रहेगा, उरह, स्त्री के जो उरह होते हैं वो 18 अंगुल के होते हैं, और उसी के माप के अनुसार पुरुषों की कटी होती है। मतलब कि जो स्त्री है उसका जो चेस्ट रीजन रहता है, ब्रेस्ट रीजन रहता है, वो कितना रहता है, 18 अंगुल का रहता है, और उतना प्रमाण किसका रहता है, पुरुष के कटी का रहता है। वहीं पे जो पुरुष है उनके जो उरह होते हैं, उनका जो चेस्ट रीजन होता है वो कितना होता है, 24 अंगुल का होता है, और इसी के अनुसार 24 अंगुल की श्रोणी फलक स्त्रियों में देखने को मिलती है। मतलब कि जो पुरुष होता है उसमें जो चेस्ट होता है, चेस्ट जो होता है वो कितना होता है, 24 अंगुल का होता है, और स्त्री जो होती है उसमें जो चेस्ट होता है 18 अंगुल का होता है। और वहीं पे जो पुरुष है इसका वेस्ट जो होता है वो 18 अंगुल का होता है, और स्त्री का जो वेस्ट, कमर एरिया, पेल्विक रीजन रहता है वो 24 अंगुल का रहता है। मतलब एकदम अपोजिट है। पुरुष का जो सीना होता है, ये चेस्ट रीजन होता है, वो स्त्री के श्रोणी के समान रहता है, श्रोणी के आकार के समान रहता है। वहीं पे स्त्री का जो चेस्ट रीजन, ब्रेस्ट रीजन रहता है वो पुरुष के कटी के समान, वेस्ट के समान या फिर उसके श्रोणी के समान पाया जाता है। आगे क्या बोला गया है कि चतुर्विशंत अंगुलम उरह विस्तारतम उक्तः तत् प्रमाण स्त्री श्रोणी गया, मतलब वही बोला गया कि चतुर अंगुली का क्या होता है, उरह जो होता है उसी के समान स्त्री का श्रोणी भी देखने को मिलता है। अब इसके बाद हम लोग ने देखा था कि 2 स्त्री विशिष्ट स्रोतस के बारे में पढ़ने के लिए बोला है गया है अकॉर्डिंग टू द एनसीआरएम सिलेबस, जिसमें आता है आर्तव स्रोतस और स्तन्यव स्रोतस। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं स्रोतस होता क्या है। तो स्रोतस में बेसिकली बोला गया है कि श्रवण नयन जो नव श्रोतांसी नारायणम बहिर्मुखानी, क्या बोला गया है कि श्रवण मतलब कि कान, नाक, आंख, मुंह, इस तरह से करके टोटल 9 जो स्रोतस होते हैं नर में देखने को मिलते हैं, पुरुष में देखने को मिलते हैं, जो कि बहिर्मुखानी होते हैं, मतलब कि उनका जो मुख होता है बाहर की तरफ होता है। दे स्तनयो तस्ताद रक्तवह च, मतलब कि स्त्री में इस 3 स्रोतस और अधिक हो जाते हैं, जिसमें से 2 स्रोतस जो होते हैं स्तन्यवा स्रोतस होते हैं, और तीसरा जो स्रोतस होता है वो रक्तवा स्रोतस होता है, जिसको ही हम लोग आर्तवा स्रोतस भी कहते हैं। तो क्या बोला गया है यहाँ पे कि पुरुष में जितने स्रोतस होते हैं उनमें बहिर्गमन स्रोतसों को छोड़कर स्त्री शरीर में 3 स्रोतस अधिक होते हैं। क्या बोला गया है कि जितने भी स्रोतस पुरुष में होते हैं, स्त्री में उसके कंपैरिजन में 3 स्रोतस क्या होते हैं, अधिक हो जाते हैं। और इन 3 स्रोतस में कौन कौन से स्रोतस आते हैं, तो 2 स्तन्यवा स्रोतस आते हैं और 1 आर्तवा स्रोतस आता है। अब दोनों के बारे में बात कर लेते हैं। तो बोला गया कि आर्तवा स्रोतस
और उस स्तन्यवय स्रोतस की बात कर रहे हैं तो बोला गया आर्तवः द्वे तयोर्मिलम गर्भाशयम आर्तवहिन धमन्यश्च। तो जो हम लोग ने देखा कि हर प्रकार के स्रोतस का एक स्रोतस मूल होता है, उसी प्रकार जो आर्तवः स्रोतस है उसके दो मूल बताए गए हैं। कौन कौन से? गर्भाशय और आर्तवाहिनी धमन्य। और उसके बाद क्या बोला गया? तत्र विद्याया वृश्चिख्यातो मैथुन असहिष्णु तत्व आर्तवम नाशस्य। मतलब कि अगर इस पे विद्धता हो गई, मतलब कि इस पे चोट लग गई, किस पे? आर्तवा स्रोतस या फिर आर्तवा स्रोतस के मूल पे अगर चोट लग जा रही है तो उसके वजह से क्या होता है कि मैथुन असहिष्णुता हो जाती है। मैथुन असहिष्णुता मतलब कि कॉपुलेशन नहीं कर सकते या फिर मैथुन की क्रिया करने में सक्षम नहीं रहते। जब भी मैथुन की क्रिया करेंगे तो बहुत ज्यादा पेन होगा, तो मैथुन सह नहीं पाएंगे। साथ ही साथ बोला गया आर्तव नाशस्य, मतलब कि जो रजो दर्शन होता, आर्तव दर्शन होता, उसका नाश यहाँ पे हो जाएगा। आर्तव स्रोतस के बारे में हम लोग ने अभी देखा, क्या क्या देखा कि आर्तव स्रोतस उसका मूल स्थान गर्भाशय और आर्तवधनिया है, और इसमें विद्ध होने के कारण या फिर इसमें विकार आने के कारण सबसे पहले क्या होता था, यहाँ पे हम लोग ने देखा वृश्चिख्यातो, मतलब कि जो मासिक धर्म है वो आना बंद हो जाएगा। मतलब कि जो पीरियड्स आते हैं वो या तो सही से नहीं आएंगे या तो एकदम से ही रुक जाएंगे। साथ ही साथ हम लोग ने देखा था मैथुन असहिष्णुत्व, मतलब कि मैथुन क्रिया सहन नहीं हो पाना, या फिर आर्तव और रज का न आना आदि, ये सभी लक्षण हमें देखने को मिल सकते हैं इन केस ऑफ द आर्तवः स्रोत। अब सबसे पहले इसमें हम लोग देख लेते हैं स्तन्यवय स्रोतस के बारे में। तो स्तन्यवय स्रोतस में क्या बोला गया है कि जो स्तन्य होता है, स्तन होता है, वो कब विकसित होता है पूरी तरह? तो युवा अवस्था में पूरी तरह ये विकसित होता है। और बोला गया है प्रसव के बाद, मतलब कि डिलीवरी के बाद स्तन्य जो स्राव है, मतलब कि दूध का जो प्रवाह है होने की क्रिया इसमें अभिव्यक्त होती है। मतलब कि जब तक प्रसव नहीं हुआ रहता तब तक दूध का प्रवाह अभिव्यक्त नहीं होता, दूध की प्रवृत्ति नहीं रहती है। लेकिन जैसे ही प्रसव खत्म होता है, प्रसव हो जाता है स्त्री शरीर से, तो उसके बाद यहाँ पे दूध का प्रवाह यानी कि स्तन्य स्राव दिखने लगता है। अब अगर स्तन्यवय स्रोतस दूषित हो गई, उसमें दूषित हो गया किसी के कारण, तो क्या देखने को मिलता है? तो कभी कभी अगर स्तन्यवय स्रोतस दोषों के कारण या फिर किसी अविघातस कारणों के कारण क्या होता है, वहां पे दुष्टि हो जाती है, दूषित हो जाता है, तो इसके कारण स्तन्यवय स्रोतस से जो स्तन्य का स्राव है बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। या तो स्तन्य का स्राव रुक जाता है, या तो स्तन में गांठ बन जाता है, ट्यूबर लाइक, बेनाइन ट्यूमर लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाते हैं, फाइब्रॉइड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाते हैं। तो ये सारी कंडीशन देखने को मिलते हैं इन केस ऑफ द विद्ध लक्षण या फिर दूषित लक्षण ऑफ द स्तन्यवय स्रोत। तो ये दोनों चीज आपको अच्छे से याद रखनी है। स्रोतस के बारे में हम लोग ने देख लिया, जो कि अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी सिलेबस देखना था। श्रोणी के परिमाण, श्रोणी की संधियां, श्रोणी की अस्थियां, और साथ ही साथ श्रोणी क्या होता है, श्रोणी की क्यों महत्वता है, क्यों हमें श्रोणी का बारे में पढ़ना जरूरी है, ये सारी चीजें देख ली। तो इसी के साथ जो हमारा टॉपिक है अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी सिलेबस, दैट इज आर्तव और स्तन्यवय स्रोतस और स्त्री श्रोणी, ये खत्म होता है। स्त्री श्रोणी का मतलब कि फीमेल पेल्विस का जो मॉडर्न पार्ट है उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, तो वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ तक हम लोग ने ये सारी चीजें देख ली, तो होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। इसके रिलेटेड कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मैं ट्राई करूंगा कि फर्दर वीडियोस में उसको और अच्छे से समझा सकूं। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग वीडियो का फायदा ले सकें। एंड इसी तरह के और भी फर्दर वीडियोस इस चैनल पे अपलोड होते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आप हमारे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं, जहां पे आपको वीडियोस रिलेटेड, नोट्स रिलेटेड, साथ ही साथ बीएमएस रिलेटेड जो भी अपडेट्स रहते हैं प्रोवाइड हो जाते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेल हो जाएगा।